सब्सक्राइब कीजिए जीएम एकेडमी को और घंटे को दबा दीजिए फॉर लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वीडियो सॉल्यूशन सीरीज। इस वीडियो में हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दैट मींस जीओसी के सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे 1 to 13। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी सेकेंडरी कार्बन्स इन द फॉलोइंग। तो सबसे पहले सेकेंडरी कार्बन्स क्या होते हैं ये पता कर लेते हैं। कोई भी कार्बन जो डायरेक्टली दो और कार्बन से जुड़ा हुआ है वो होगा सेकेंडरी कार्बन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये कार्बन सेकेंडरी है, ये कार्बन सेकेंडरी है, ये कार्बन भी सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी है और ये भी सेकेंडरी। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि एक रिंग है, यहाँ पर ये कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये टर्सरी है। तो एक रिंग में कितने कार्बन सेकेंडरी आ रहे हैं, 5। तो यहाँ पर भी 5 ही आएंगे, यहाँ पर भी 5 आएंगे और यहाँ पर भी 5, तो ये 20 हो गए। इसके अलावा ये कार्बन जो होगा ये भी सेकेंडरी होगा क्योंकि ये भी 2 कार्बन से कनेक्टेड है। तो टोटल कितने हो गए, 5 + 5 + 5 + 5 + 1, 21 कार्बन्स आर सेकेंडरी कार्बन्स। नेक्स्ट इज फाइंड आउट द डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। डीबीई वैल्यू के लिए क्या करना होता है अपने को, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस रिंग्स। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड काउंट करो और रिंग काउंट कर लो, जो भी टोटल सम आएगा सम ऑफ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस रिंग। तो यहाँ पर हम काउंट करते हैं। सबसे पहले पाई बॉन्ड काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 8 9 और रिंग कितना है 10 11। तो यहाँ पर डीबी वैल्यू कितना हो जाएगा इसका, 11। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द गिवन फॉलोइंग कंपाउंड। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर पता करना है। तो फंक्शनल ग्रुप देखते हैं, तो यहाँ पर ये एल्डिहाइड है और ये कीटोन है। तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं, तो ये 2 अलग हो जाएंगे और ये एक एल्कीन हो जाएगा। तो टोटल फंक्शनल ग्रुप कितने हो गए यहाँ पे, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन कौन सा होता है, जो भी डबल बॉन्ड के पास वाले कार्बन पे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन होता है वो अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ पे बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के अल्फा पोजिशन पे जो कार्बन जुड़े उनसे हाइड्रोजन देखना है। ये अल्फा है, इस पे हाइड्रोजन 1 जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी अल्फा पोजिशन है, ये भी अल्फा पोजिशन है। इस तरह से सब जगह कार्बन की वैलेंसी 4 सेटिस्फाई करने के लिए ये हाइड्रोजन्स कनेक्टेड होंगे। टोटल हाइड्रोजन्स कितने हो गए, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द पेरेंट चेन इन द फॉलोइंग कंपाउंड। तो हमें पेरेंट चेन डिसाइड करनी है। तो पेरेंट चेन के लिए क्या होना चाहिए कि मेजर फंक्शनल ग्रुप क्या है, यहाँ पे कीटोन है, तो इसको मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे, 1 2 3 4। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एज ए सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। तो मैक्सिमम कार्बन पेरेंट चेन में कितने आ रहे हैं, 4। तो आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, द नंबर ऑफ डीबीई वैल्यू। तो डीबीई वैल्यू के लिए पाई बॉन्ड प्लस रिंग काउंट करनी है। तो यहाँ पर पाई बॉन्ड बेंजीन रिंग दिया हुआ है, तो इनके पाई बॉन्ड की तरह यदि मैं इनको डिनोट करना चाहूँ तो ये कैसे होगा, पाई बॉन्ड की तरह इस तरह से, यहाँ पर और यहाँ पर इस तरह से ही आएगा। यदि पाई बॉन्ड को यदि यहाँ पे लिखेंगे तो हम, तो यहाँ पर काउंट कर लेते हैं कितने पाई बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 तो पाई बॉन्ड हो गए, फिर 10 11 12 और 13। यहाँ पर 13 जो है क्या बोलते हैं, डीबी वैल्यू आ गए हमारे पास, डीबी वैल्यू 13 कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स काउंट कर लिए और नंबर ऑफ रिंग्स काउंट कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी आइसोमर्स ऑफ C4H10O रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। तो C4H10O जो मोलिकुलर फॉर्मूला है उससे हमारे पास अल्कोहल बन सकता है और ईथर भी बन सकता है। ठीक है, पर सोडियम मेटल के साथ में कौन हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, ओनली अल्कोहल। ओनली अल्कोहल ओनली गिव्स H2। ईथर जो होते हैं सोडियम मेटल के साथ में रिएक्शन नहीं करते। तो यहाँ पर जितने भी आइसोमर अल्कोहल के होंगे वो सभी हाइड्रोजन गैस देंगे सोडियम मेटल के साथ। तो आइसोमर हमें निकालना है, तो 4 कार्बन की चेन हो गई, यहाँ पे OH ग्रुप लगा दिया। ठीक है, अब इसी का अगला आइसोमर बनाना है, तो 4 कार्बन की चेन को तो वैसे रहने दिया, OH की पोजीशन चेंज कर दी, यहाँ पर 1 की जगह 2 पोजीशन पे आएगा। अब इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो अब चेन को रिड्यूस कर दिया, 3 कार्बन की चेन लगा दी, अब OH की पोजीशन लगा दी यहाँ पर। अब इसके अलावा दूसरी पोजीशन कौन सी हो सकती है, यहाँ पर। इसके अलावा कोई भी दूसरा मोलिकुलर फॉर्मूला सेम रहते हुए स्ट्रक्चर पॉसिबल है, नहीं है। तो यहाँ पर टोटल कितने कंपाउंड्स हो जाएंगे, 4, जो सोडियम मेटल के साथ में रिएक्शन करके H2 गैस देंगे। ईथर्स जो होते हैं, जैसे यहाँ पे यदि मैं ईथर लिख देता 4 कार्बन का, तो सोडियम मेटल के साथ में इसकी कोई भी रिएक्शन
नहीं होती, तो हम यहाँ पे सिर्फ अल्कोहल आइसोमर्स को ही कंसिडर करेंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 18। तो यहाँ पर एक क्राउन ईथर दिया हुआ है। क्राउन ईथर में जो नेमिंग की जाती है वो एक्स और वाई, तो इस क्राउन ईथर का जो नेमिंग होगा ये कितने मेंबर्ड है, ये कितने तो यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो इसका जो नेम होगा वो होगा 15 क्राउन की, जो क्राउन है वो 15 मेंबर्ड है, प्लस कितने ईथर लिंकेज है यहाँ पे 5 है, तो 5 ईथर। तो यहाँ पे x कितना हुआ 15, y कितना हुआ 5 बाई 3 करते हैं तो ये अप्रोक्स 7 आएगा। ठीक है, तो आंसर हमारे पास अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा यहाँ पे जो कि 7 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द गिवन फॉलोइंग कंपाउंड्स विल रिएक्ट विद NaHCO3 और सोल्यूबल इन NaHCO3। अब NaHCO3 के साथ में रिएक्शन करे, इसके मतलब क्या है कि जैसे भी कोई भी एसिड है, जैसे मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, ये NaHCO3 के साथ में रिएक्शन कर रहा है Na+HCO3-। ठीक, अब यहाँ पर यदि ये रिएक्शन कर लेता है तो ये क्या बनता है RCW- Na+। अब ये HCO3 इसका H+ लेके क्या बनेगा H2CO3। तो ये रिएक्शन जो है फॉरवर्ड जाए, इसके लिए क्या जरूरी है कि ये वीक एसिड हो और ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो। ठीक है, तभी ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, अदरवाइज रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं जाएगी और NaHCO3 के साथ रिएक्शन नहीं होगी। तो NaHCO3 के साथ में रिएक्शन कौन कौन से एसिड कर सकते हैं जिनकी एसिडिक स्ट्रेंथ H2CO3 से ज़्यादा हो। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ए, यहाँ पर अल्कोहल दिया हुआ है, अल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ H2CO3 से लेस होती है कि H2CO3 जो होता है मोर एसिडिक होता है अल्कोहल से, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, NaHCO3 के साथ रिएक्शन नहीं देगा। फिनॉल भी नहीं देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड दे देगा, सल्फोनिक एसिड दे देगा, एल्काइन नहीं देगा। तो यहाँ पर केवल 2 ही ऐसे कंपाउंड है जो NaHCO3 से रिएक्शन करेंगे, तो आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी कंपाउंड्स आर स्टेबल आफ्टर डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन मतलब H+ को रिमूव कर दें, H+ को रिमूव करेंगे तो क्या बनेगा, वहाँ पर नेगेटिव चार्ज बनेगा। अब नेगेटिव चार्ज जहाँ पे स्टेबलाइज हो रहा है वो हमें कंपाउंड्स देखने, तो जैसे कि यहाँ पर यदि मैं ये हाइड्रोजन रिमूव कर देता हूँ, अब यहाँ पे H+ के फॉर्म में यदि निकलता है तो बैक में क्या छोड़ जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज छोड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कितने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन है। अब अपना इलेक्ट्रॉन भी ये इसके साथ ही छोड़ के जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा नेगेटिव, ये नेगेटिव। अब ये जो नेगेटिव है ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन कर रहा है, एक तो ये एरोमेटिक कंपाउंड हो गया और इसका -M भी लग रहा है, तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल रही है। तो ए में डीप्रोटोनेशन स्टेबल बन रहा है। बी में देखते हैं डीप्रोटोनेशन, इसका करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव बनेगा जो कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा, तो डीप्रोटोनेशन यहाँ पर स्टेबल नहीं है तो ये कैंसिल कर देंगे। सी ऑप्शन में हमारे पास यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ पर सी ऑप्शन भी ये कुछ इस तरह का है, यहाँ पे डबल बॉन्ड्स है, यहाँ से हाइड्रोजन हम रिमूव करेंगे तो ये भी क्या बनाएगा, स्टेबल ही बनाएगा, तो ये भी एरोमेटिक हो जाएगा, तो पॉसिबल हो सकता है ये भी। इसके अलावा डी ऑप्शन में देखें तो यहाँ पर यदि हाइड्रोजन रिमूव करते नेगेटिव चार्ज बनाएंगे तो ये भी नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बनाएगा, ये फ्लिपिंग के थ्रू नॉन प्लेनर हो जाता है। तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी यहाँ पर भी नहीं मिल रही है कि आफ्टर प्रोटोनेशन सेम ही रह पा रहा है, इनिशियली भी नॉन एरोमेटिक ही है, बाद में भी नॉन एरोमेटिक है, तो यहाँ पर इस ऑप्शन को भी कंसिडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं ई ऑप्शन में देखते हैं, तो यहाँ पर हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद में क्या बनेगा, ये बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तो आपके पास लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज है, तो ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जैसा बिहेव करेगा, तो ये भी नहीं होगा। फिर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज यदि क्रिएट करते हैं तो ये एरोमेटिक कंपाउंड की तरह बिहेव करेगा, तो इसको हम कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर कितने हम कंसिडर कर पा रहे हैं, ACF, तो 3 आंसर होगा हमारे पास। कौन कौन से कंपाउंड स्टेबल कंपाउंड फॉर्म करेंगे आफ्टर डिप्रोटोनेशन, A, C और F। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, सम ऑफ टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप एंड DBE वैल्यू फॉर गिवन कंपाउंड इज X, सो द वैल्यू ऑफ X-10। तो हमें सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप के टाइप पता करना है, फिर DBE वैल्यू पता करनी है। तो फंक्शनल ग्रुप देख लेते हैं सबसे पहले, तो ये कीटोन है 1, एक नाइट्राइल है, देन एल्कोहल है, ये भी कीटोन है तो इसको काउंट नहीं करेंगे, काउंट कर चुके हैं पहले। कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइन, यहाँ पर एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड अलग होता है कीटोन से, और ये एक एल्कीन हो गया। तो काउंट करिए तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, तो 7 तो फंक्शनल ग्रुप्स हो गए। ठीक है, अब DBE वैल्यू काउंट करना हो तो DBE वैल्यू के लिए नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस रिंग काउंट करते हैं। तो यहाँ पर
दूसरे कलर से हम दिखाते हैं आपको कि यहाँ पर कितने पाई बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो ये हो गए और 8 9 10, ठीक है। तो डीबी वैल्यू हो गया इसका 10, ठीक है। इनका सम करते हैं, 7 + 10 17, जो कि x की वैल्यू आ गई। अब जो x - 10 की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 17 - 10 7, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ एंटी एरोमेटिक कंपाउंड सो द वैल्यू ऑफ x। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड देखने, तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, पहला कंपाउंड देखते हैं। तो यहाँ पे ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, सारे के सारे कंपाउंड्स के हैं 2 पाई, sp2 sp हाइब्रिडाइज्ड है, सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, प्लेनर मॉलिक्यूल है, तो ये सारे रूल फॉलो कर रहा है, तो ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। सिमिलरली यहाँ पे भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो ये भी एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। यहाँ पर लोन पेयर नाइट्रोजन के जो है वो लोकलाइज्ड है, डीलोकलाइज नहीं है, रेजोनेंस से पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ पाई बॉन्ड ही डीलोकलाइज हो रहा है। यहाँ पर बेंजीन रिंग है, तो ये एरोमेटिक है। यहाँ पर ये दोनों sp3 कार्बन है, तो यहाँ पर रेजोनेंस नहीं होगा, तो ये नॉन एरोमेटिक है। ऐसे ही यहाँ पर भी sp3 कार्बन है, तो यहाँ पर भी रेजोनेंस नहीं होगा, नॉन एरोमेटिक है। यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, तो प्लस माइनस, यदि हम इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं कुछ इस तरह से, यदि हम इसको डिनोट करें O- प्लस, तो यहाँ पर ये जो रिंग होगी ये एंटी एरोमेटिक कहलाएगी ड्यू टू 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो यहाँ पर मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि 3 कंपाउंड्स 1 2 और 3 कंपाउंड्स एंटी एरोमेटिक है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 3, तो x की वैल्यू तो 3 आ गई। नेक्स्ट देखते हैं Q, टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्बोनेट आयन। CO3 2- एक कार्बोनेट आयन है, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। तो सबसे पहले इसका एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, CO3 2-, तो ऑक्सीजन पे माइनस यहाँ पे आ गया, ऑक्सीजन पे माइनस यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है डीलोकलाइज होगा। यहाँ पर ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड तीनों बॉन्ड्स में रेजोनेंस करेगा, तो यहाँ पर ये एक बार ऐसे जाएगा, एक बार अब हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा O- ये आ गया, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, यहाँ पे नेगेटिव आ गया। अब ये नेगेटिव यहाँ पर जाएगा, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड एक बार यहाँ पर आ गया, ये O- आ गया, और ये एक बार O- यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि जो ये C डबल बॉन्ड O है, ये तीनों लोकेशंस पे डीलोकलाइज हो रहा है, और ये तीनों के तीनों जो हैं वो सेम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, सेम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, या इनको हम इक्वल RS भी कहते हैं। तो ये नंबर में कितनी है 3, तो Q की वैल्यू जो होगी वो होगी 3। यहाँ पर P की वैल्यू कितनी थी 3। नेक्स्ट है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन द गिवन कंपाउंड। तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन देखने, तो कार्बोकेटाइन के पास वाला जो कार्बन है एक यहाँ पर है, 3 ये और 3 ये, तो R की वैल्यू हो जाएगी 7, ठीक है। यहाँ पे S है, टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर देखने, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए डबल बॉन्ड देखेंगे, तो यहाँ पर ये Gi शो करेगा, ये Gi नहीं शो करेगा, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पर जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होने वाली साइड्स कितनी है 1 है, तो n = 1। तो फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2 to the power n, तो 2 to the power 1 = 2, जो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का होगा फॉर अनसिमेट्रिकल एल्कीन। तो 2 to the power n हमने फॉर्मूला लगाया, n की वैल्यू 1 है, तो 2 हमारे पास आ गया, तो हमारे पास जो आ जाएगा s की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 2। नेक्स्ट है T, नंबर ऑफ कंपाउंड्स मोर एसिडिक देन, इस एल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक कौन कौन से होंगे। यहाँ पर एल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक ये फिनॉल भी होगा, ये भी फिनॉल है, कार्बोक्सिलिक एसिड और सल्फोनिक एसिड, चारों के चारों ही इससे ज़्यादा एसिडिक होंगे, तो T की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो यहाँ पर अपन इनका समेशन कर लेते हैं PQRS का। तो यहाँ पे P क्या है 3, Q भी 3 है, R हमारे पास 7 है, S हमारे पास 2 है, T 4 है, तो 6 + 7 13 + 2 15 + 4 19, तो यहाँ पे 19 हो गया, -15 4, तो हमारे पास जो 4 है वो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ +m ग्रुप्स अटैच्ड विद फेनिल रिंग सो द वैल्यू ऑफ x। तो +m और -m ग्रुप कैसे डिसाइड करते हैं, जैसे कि एक बेंजीन रिंग है, उस पर कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है जो कंटेन रखता है लोन पेयर, या वो कैसे भी करके अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग को दे रहा है, देन वो है +m ग्रुप। और यदि कोई ग्रुप ऐसा है जो बेंजीन रिंग से
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले रहे हैं थ्रू रेजोनेंस, तो ये ग्रुप क्या हो जाएगा, -m ग्रुप। तो यहाँ पर अपने को इस तरह के ग्रुप ही देखने हैं। तो ए ऑप्शन में देखते हैं, यहाँ पर लोन पेयर है तो ये बेंजीन रिंग को देगा ही, यहाँ पे पाई बॉन्ड है तो ठीक है, तो ये +m ग्रुप है। NH2 के पास भी लोन पेयर है तो ये भी +m ग्रुप है। NO2 जो होता है वो क्या होता है, N डबल बॉन्ड O, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड है तो रेजोनेंस के लिए क्या करेगा, पाई सिंगल पाई ऐसा होगा तो ये -m होगा। ऐसा ही पाई बॉन्ड यहाँ पे, तो ये भी रेजोनेंस के साथ इसके साथ ऐसा ही जाएगा, ठीक है, तो ये भी -m की तरह ही बिहेव करेगा। सिमिलरली ये भी -m, ये भी -m, यहाँ पर NHCH3 ये भी +m की तरह ही बिहेव करेगा, और यहाँ पर ऑक्सीजन वाला भी +m की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पर +m की तरह बिहेव करने वाले कितने हैं, 4। तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 4, विच इज आवर आंसर। That's it for today. Thanks for watching. Hopefully this video solution series helped you out to clear your doubts. Give this video a thumbs up if it is useful for you. If you are new to this channel, make sure to click the subscribe button and bell notification icon so you don't miss latest videos from our video solution series and education related stuff from GM Academy.